बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है लैंड रेवेन्यू एक्ट के हवाले से है और आज के लेक्चर में हम चैप्टर 7 को स्टडी करेंगे। जो चैप्टर 7 का जो टाइटल है वो है असेसमेंट। असेसमेंट का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है तशख़ीस करना, अंदाज़ा लगाना, मुआयना करना। तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो असेसमेंट का मतलब है, यहाँ पे ये है कि जैसे कि मैंने शुरू के जो लेक्चर्स में बताया हमेशा कि ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चरल जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर लागू होता है। जो एग्रीकल्चरल ज़मीनें हैं वो जितना पैदावार देती हैं उस पैदावार के ऊपर जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है उसको लैंड रेवेन्यू कहा जाता है। तो अब ये रेवेन्यू कितना दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसको कहते हैं असेसमेंट। तो अब उन ज़मीनों का वो असेसमेंट किया जाता है कि ये जो फ़लाँ ज़मीन है ये अच्छा पैदावार दे रही है। इसके ऊपर जो काश्तकारी है, जो प्रोड्यूस ये दे रही है वो बहुत अच्छे तरीके से दे रही है। तो उस प्रोड्यूस के ऊपर कितना जो है वो रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, तो इस चीज़ को कहते हैं असेसमेंट। तो यहाँ पे सेक्शन 56 है, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब कौन सी ज़मीनें जो है उनके ऊपर लैंड रेवेन्यू दिया जाएगा, इसकी असेसमेंट कैसे होगी, सेक्शन 56 में बताया गया है। All land to whatever purpose applied and wherever situate is liable to the payment of land revenue to government। कहते हैं वो तमाम एग्रीकल्चर ज़मीन है वो जिस भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, जहाँ पे भी सिचुएटेड है, तो वो ज़मीन वो गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए लायबल है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ ज़मीनें हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं, जिसके ऊपर लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा, वो यहाँ पे उनको इस्तिस्ना हासिल है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सच लैंड एज हैज़ बीन वुली एग्जेम्प्टेड from that liability by special contract with government or by the provision of any law for the time being in force। तो पहली बात यह आ गई कि वो तमाम ज़मीनें एग्जेम्प्टेड हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो वो ज़मीनें, उस ज़मीनों के ऊपर जो है वो लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा, या कोई भी किसी लॉ के किसी प्रोविज़न के तहत अगर कोई ज़मीन एग्जेम्प्टेड है तो उस पे गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू नहीं दिया जाएगा। आगे है सच लैंड एज इन इंक्लूडेड इन विलेज साइट। जो विलेज साइट में शामिल है, यानी मिसाल के तौर पर एक ज़मीन ऐसी है कि जो जिस पे कल्टीवेशन किया जा रहा है, काश्तकारी की जा रही है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि उस पे कोई आबादी हो गई, उस पे कोई किसी ने तामीरात कर ली है, तो वो ज़मीन जो है वो यहाँ से निकल जाएगी, लैंड रेवेन्यू पे करने के हवाले से वो निकल जाएंगी। क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो एग्रीकल्चरल ज़मीनें होती हैं उसके ऊपर लिया जाता है। तो जो ज़मीन जिस पे कंस्ट्रक्शन होंगी, जो विलेज में आ जाएंगी, तो वो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू से निकल जाएंगी। इसके अलावा वो तमाम ज़मीनें जो है कैंटोनमेंट्स एरियाज़ में शामिल है, कैंटोनमेंट्स के लिमिट्स में आती हैं, तो उन पे भी जो है यहाँ पे लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं पे किया जाएगा। लैंड ऑन विच प्रॉपर्टी टैक्स अंडर द वेस्ट पाकिस्तान अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958। यहाँ पे हमारे पास ये एक एक्ट है, वेस्ट पाकिस्तान अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट। इसके तहत जिस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लागू है, टैक्स अदा किया जा रहा है, तो उस पे भी लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाएगा। इसके बाद है वेस्ट एंड बैरन लैंड नॉट अंडर कल्टीवेशन फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 years इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन और जनरल असेसमेंट और री असेसमेंट अंडर सेक्शन 59। यहाँ पे सेक्शन 59 हमारे पास जो आगे हम स्टडी करेंगे, जब भी किसी ज़मीन की असेसमेंट करनी होती है तो सेक्शन 59 के तहत जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि ये फ़लाँ ज़मीन है, इसकी जो है फ़लाँ डेट को असेसमेंट की जाएंगी, असेसमेंट शुरू होगी। तो यहाँ पे कहते हैं, इस क्लॉज ई में कहते हैं कि जो वेस्ट एंड बैरन लैंड है, जो कि बंजर ज़मीनें हैं, जिस पे कल्टीवेशन जो है वो कंटिन्यूसली यानी कि लगातार 6 साल तक उस पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुई, तो ऐसी जो ज़मीन है उसके ऊपर भी लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 59 का हवाला इसलिए दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट ने सेक्शन 59 के तहत जो है जनरल असेसमेंट या री असेसमेंट की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो उस डेट से लेके पीछे अगर 6 साल तक किसी ज़मीन पे कोई कल्टीवेशन नहीं हुई, तो उस ज़मीन के ऊपर लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रोविज़ो भी है, प्रोवाइडेड दैट वियर एनी वेस्ट एंड बैरन लैंड इज ब्रॉड अंडर कल्टीवेशन एट एनी टाइम आफ्टर द डेट ऑफ सच नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन है ये जिस दिन जारी किया जाएगा, उस जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और उस डेट के बाद आगे जो ये जो वेस्ट एंड बैरन लैंड है इसको अगर कल्टीवेशन में लाया जाए,
यानी मिसाल के तौर पर आज ही सेक्शन 59 के तहत जो है जनरल असेसमेंट या री असेसमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ और एक ज़मीन ऐसी है कि जिस पे 6 साल पीछे कोई कल्टीवेशन नहीं हुई, तो लाजमी बात है कि इस ज़मीन के ऊपर तो लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और कल को एक ज़मीन के ऊपर काश्तकारी शुरू हुई, तो ये जो ज़मीन होगी इसमें कहते हैं कि सच लैंड शैल नॉट बी लायबल टू द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट इट इज़ सो ब्रॉड अंडर कल्टीवेशन। तो फिर ये जो बंजर ज़मीन है जिस पे 6 साल पीछे कोई काश्तकारी नहीं हुई और यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने सेक्शन 59 के तहत जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जनरल असेसमेंट या री असेसमेंट के हवाले से, तो अब ये ज़मीन जब भी कल्टीवेशन में लाई जाएगी तो अगले 6 साल तक इस ज़मीन के ऊपर गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया जाएगा। तो इसमें हमें दो बातें समझ आ गई। पहली बात ये कि ऐसी ज़मीन जिस पे 6 साल तक कोई कल्टीवेशन नहीं हुई, तो ये ज़मीन जो है इसके ऊपर गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसी कोई ज़मीन जो है वो कल्टीवेशन में लाई भी जाए, कल्टीवेशन उसके ऊपर शुरू हो गई, काश्तकारी शुरू हो गई, तो अगले 6 साल तक भी इस ज़मीन के ऊपर कोई लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे आगे आ जाता है क्लॉज एफ, लैंड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ विच उशर और कंट्रीब्यूशन इन ल्यू देयर ऑफ हैज़ बीन चार्ज इन अकॉर्डेंस विद द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980। हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस है 1980 का, यहाँ पे ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। तो इसमें ये बताया गया है कि वो ज़मीन जो प्रोड्यूस दे रही, जो पैदावार दे रही है और उस पैदावार के ऊपर उशर पे किया जा रहा है, तो ऐसी ज़मीन के ऊपर भी लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे आगे आ जाता है सब सेक्शन 2, लैंड रेवेन्यू शेल बी असेस्ड इन कैश। अब ये ऊपर हम जितने पढ़ रहे हैं कि कब लैंड रेवेन्यू दिया जाएगा, कैसे कितना दिया जाएगा, तो जब भी ये लैंड रेवेन्यू पे करना हो गवर्नमेंट को तो ये कैश की सूरत में दिया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ज़मीन है, मैंने उसके ऊपर काश्तकारी की, जो भी फसल मैंने उसके ऊपर जो है वो काश्त की है, अब उस फसल का कुछ हिस्सा मैं गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ कि जी ये मैंने अपने लैंड रेवेन्यू में दे दिया। तो ऐसे नहीं होगा, पैदावार वगैरह नहीं दिया जाएगा बल्कि कैश दिया जाएगा गवर्नमेंट को। अब सब सेक्शन 3 आ जाता है, लैंड रेवेन्यू में बी असेस्ड एज अ फिक्स्ड एनुअल चार्ज पेएबल इन लमसम और बाय इंस्टॉलमेंट। अब ये जो लैंड रेवेन्यू जो कि असेस्ड किया जाएगा तो ये एनुअली फिक्स्ड किया जाएगा। ये तो गवर्नमेंट को या लमसम यानी यकमुश्त दिया जाएगा या जो है ये इंस्टॉलमेंट में भी दिया जा सकता है। तो पहली बात यहाँ पे ये कि लैंड रेवेन्यू जो है वो कैश में दिया जाएगा और ये एनुअली फिक्स होगा, 1 साल के लिए फिक्स होगा, सालाना तौर पर ये दिया जाता है। लमसम एक यकमुश्त भी दिया जा सकता है, अदा किया जा सकता है और किस्तों में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब रेट्स, और ये जो लैंड रेवेन्यू जो कि असेस्ड किया जाएगा ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब रेट्स में ये जो है ये मुतय्यन किया जाएगा, यानी इसका एक फॉर्म बनाया जाएगा। किस तरह का, अब आगे कहते हैं कि पर एकड़, यानी एक एकड़ का जो है एक प्रिस्क्राइब फॉर्म बना दिया गया, उसमें एक रेट फिक्स कर दिया गया कि 1 एकड़ के ऊपर जो पैदावार आई है, इस पैदावार के ऊपर 1 एकड़ की ज़मीन की पैदावार के ऊपर कितना लैंड रेवेन्यू दिया जाएगा। और अदर यूनिट या एकड़ के अलावा जो है वो कोई कनालों में, एकड़ में, मुरब्बा में जितना भी जो है वो गवर्नमेंट असेस करेंगी तो उसके मुताबिक ये जो लैंड रेवेन्यू है ये अदा किया जाएगा। लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक प्रोविजो है, provided that land revenue shall not be assessed in the form of sliding scale varying annually according to the market price of any agriculture produce prevailing during a specified period of the year। यहाँ पे कहते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू है इसको स्लाइडिंग स्केल में असेस नहीं किया जाएगा। स्लाइडिंग स्केल का मतलब ये है कि एक जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्शन है यानी कि कोई फसल है, उसकी जो प्राइस है वो मार्केट के हवाले से, मार्केट प्राइस के हवाले से ऊपर नीचे जाती रहती हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो असेसमेंट की जाएंगी ये मार्केट प्राइस के हवाले से नहीं की जाएंगी बल्कि ये फिक्स होंगी। सेक्शन 56A है यहाँ पे एग्जाम्पशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस भी हासिल हैं। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act from Rabi 1982-83, no land owner shall be liable to pay land revenue or any rate or cesses chargeable under the provision of this act if he owns irrigated land not exceeding 2.5, unirrigated land not exceeding 5 acre, irrigated and unirrigated land the aggregate area or which does not exceed 2.5 irrigated land as determined under section 70B। यहाँ पे इस सेक्शन 56A में एग्जाम्पशन बताई गई हैं कि अगर एक शख्स के पास इरिगेटेड लैंड है, यानी ऐसी इरिगेटेड लैंड जिसको किसी नहर के ज़रिए, किसी ट्यूबवेल के ज़रिए उसको पानी दिया जा रहा है, ऐसी अगर किसी शख्स के पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, यानी 2.5 एकड़ या इससे कम है,
तो इस ज़मीन के ऊपर यह शख्स जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं देगा। लेकिन अगर ऐसी एरीगेटेड ज़मीन है और वो 2.5 एकड़ से एक्सीड करती हैं, तो फिर उस ज़मीन के ऊपर ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू देगा। लेकिन एक शख्स के पास यहाँ पे अनएरीगेटेड लैंड है, यानी कि जो बारानी है, जिसके सिर्फ बारिश होती है उसको पानी मिलता है, अदरवाइज कहीं से पानी नहीं मिलता। अगर शख्स के पास 5 एकड़ या 5 से कम है, तो ये उस ज़मीन से जो पैदावार आएगा उसके ऊपर ये लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा। लेकिन अगर ये अनएरीगेटेड लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा हो जाती हैं, एक्सीड कर जाती हैं, तो फिर ये लैंड जो है ये लायबल होंगी गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू देने के लिए। और अगर एक शख्स के पास कोई ऐसी ज़मीन है जो कि कुछ जो है वो इरीगेटेड है और कुछ जो है वो अनएरीगेटेड है, तो उस सूरत में क्या होगा वो यहाँ पे क्लास सी में बताया गया है। तो इसमें भी ये बताया गया है कि अगर किसी शख्स के पास इरीगेटेड है और अनइरीगेटेड लैंड है, तो इसके जो एग्रीगेट एरिया है, अगर इसमें से इरीगेटेड वाली जो लैंड है वो 2.5 एकड़ से अगर एक्सीड नहीं कर रही, तो फिर इसके ऊपर जो है वो लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर ये 2.5 एकड़ से एक्सीड कर गई इरीगेटेड लैंड, तो फिर गवर्नमेंट को जो भी आगे उसका रेवेन्यू बनता है वो पे करना पड़ेगा। बेसिस ऑफ असेसमेंट, अब ये जो असेसमेंट की जाती है किस बेस पे की जाती है, अब ये बात यहाँ पे समझने वाली है। द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू शेल बी बेस्ड ऑन एन एस्टिमेट ऑफ द एवरेज मनी वैल्यू ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस ऑफ एन स्टेट और अ ग्रुप ऑफ स्टेट इन विच द लैंड कंसर्न इज सिचुएटेड। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू दिया जाएगा गवर्नमेंट को, इसको जब असेस किया जाएगा, तो इसमें यहाँ पे कहते हैं कि ग्रॉस प्रोड्यूस, अब जितना जो टोटल जो आया है, यहाँ पे कहते हैं कि स्टेट एंड ग्रुप ऑफ स्टेट, जो कि मैंने पहले भी ये बताया है कि एक स्टेट का मतलब ये है एक मौजा, ज़मीन का एक ख़ास पोर्शन होता है। ग्रुप ऑफ स्टेट ये है कि कुछ ज़मीनों को मिला के उसका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उसके हवाले से ये असेसमेंट कर दी जाती है कि ये तमाम जो ज़मीनें हैं ये एक जैसे पैदावार दे रही हैं। मुख्तलिफ लैंड ओनर के पास हैं, लेकिन ये तमाम जो ज़मीनें हैं जगह जगह पे, तो उसका एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टेट। अब ये जो ग्रुप ऑफ स्टेट हैं या अगर सिंगल स्टेट हैं, ये जो ग्रॉस प्रोड्यूस दे रही हैं, जो पैदावार दे रही हैं, उस पैदावार से जो टोटल मनी आती हैं, जो पैसे आते हैं, तो उस पैसों के ऊपर जो है ये एस्टिमेट लगाया जाता है, परसेंटेज लगाया जाता है कि कितना जो है लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई कि जो लैंड रेवेन्यू दिया जाता है ना, ये एग्रीकल्चर ज़मीन पे दिया जाता है, बल्कि ये उस एग्रीकल्चर ज़मीन से जो पैदावार आती हैं और फिर वो पैदावार जो है जितने पैसों का होता है, जितने टोटल मनी का होता है, उस पैसों के ऊपर जो है वो कैलकुलेशन की जाती है, वैल्यूएशन की जाती है कि कितना इस पैसों में से अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करना है। तो ये बेसिस ऑफ असेसमेंट है, तो इस बेस पे जो असेसमेंट है वो की जाती हैं। सच एस्टीमेट शेल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब ये जो एस्टीमेट लगाया जाता है ये प्रिस्क्राइब मैनर होगा, इसका अपना एक तरीक़ेकार होगा जो कि रूल्स के मुताबिक बनाया जाता है। अब आगे आ जाता है सेक्शन 58, लिमिट ऑफ असेसमेंट। अब ये असेसमेंट जो की जाएगी इसकी लिमिट क्या होगी। If the land revenue is assessed as a fixed annual charge, the amount thereof, and if it is assessed in the form of prescribed rate, the average amount which according to estimate in writing approved by government or by board of revenue as the case may be, will be leviable annually, shall not in the case of assessment circle exceed 1/4 of the estimated money value of the net asset of such assessment circle। यहाँ पे कहते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू जो है वो फिक्स्ड कर दिया जाता है सालाना तौर पर, इसकी जो अमाउंट है या जो है इसको जो प्रेस्क्राइब रेट जो है इसका एक फॉर्म बनाया जाता है, प्रेस्क्राइब रेट के मुताबिक इसको फिक्स कर दिया गया है लैंड रेवेन्यू को। तो इसकी जो अमाउंट है वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने या सूबाई गवर्नमेंट ने इसको अगर अप्रूव कर दिया है, तो इसको एनुअली जो है वो ये लेविएबल होगा, सालाना तौर पर ये जो लैंड रेवेन्यू है ये अदा किया जाएगा। लेकिन जो असेसमेंट सर्कल की सिचुएशन है, असेसमेंट सर्कल ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ मौज़े हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। ग्रुप बना के वो जो स्टेट्स जितना पैदावार दे रही हैं तो उसको असेसमेंट सर्कल कहा जाता है। वो जितने स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया गया होता है उसको असेसमेंट सर्कल कहते हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट सर्कल की सूरत में जितनी वो अमाउंट आएगी, जितने पैसे आएंगे, तो उसका जो टोटल यहाँ पे कहते हैं कि नेट एसेट को भी हमने जो शुरू के जो डिफिनीशन वाला सेक्शन था उसमें डिफाइन किया था कि नेट एसेट ये है कि एक ज़मीन के ऊपर जितना खर्चा होता है,
एक ज़मीन जो है उसके ऊपर वो खुदाई वगैरह होती है, वो क्या कहते हैं, जो फसल खोदने के लिए, फसल उगाने के लिए वो जो ज़मीन की तैयारी होती है वगैरह, जितना पानी का खर्चा आता है वगैरह वगैरह, जितना भी खर्चा आता है वो सारा खर्चा निकाल के जितने पैसे बचते हैं, उस पैदावार से जो पैसे आते हैं उसको कहते हैं नेट एसेट। तो उस नेट एसेट के ऊपर असेसमेंट सर्कल की सूरत में 1/4 से ज़्यादा जो है वो लैंड रिवेन्यू नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता दूँ इस बात को, यहाँ पे समझाता हूँ असेसमेंट सर्कल को, कि असेसमेंट सर्कल ये है कि जो ग्रुप ऑफ स्टेट वो जितना पैदावार दे रही हैं, उस पैदावार का जो जितने पैसे आते हैं, उस पैसों का 1/4 जो है, इससे ज़्यादा लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाएगा। ये लिमिट है यहाँ पे असेसमेंट की। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।